चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब बहुत पीछे। कितना पीछे? आज से लगभग 8000 साल पहले वाह। प्राचीन बेबीलोन की उन सुनहरी गलियों में। वाह, बेबीलोन जो अपनी दौलत और शान शौकत के लिए जाना जाता था। बिल्कुल, कहते हैं वहां हवा में भी सोने की खनक महसूस होती थी। तो आज हम जॉर्ज क्लासन की जो किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसके जरिए उस दौर की आर्थिक समझ पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो समझ आज भी काम आती है। हाँ, हमारी इस पूरी पड़ताल का मकसद ही ये एक बड़ा सवाल सुलझाना है। क्या अमीर बनने के वो रहस्य जो हजारों साल पहले खोजे गए थे, वो आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में भी काम करते हैं? ये सवाल तो बहुत जरूरी है। और देखिए, ये कोई किस्मत या मतलब जादू टोने की बात नहीं है। ये उन ठोस नियमों और अनुशासन की बात है जिससे दौलत बनती है। बिल्कुल, चाहे वो बेबीलोन का जमाना हो या आज का। तो इस सफर की शुरुआत हमें कहानी से करते हैं, बानसीर की कहानी। बानसीर? हाँ, जो रथ बनाता था। हाँ। बेबीलोन का सबसे बेहतरीन रथ बनाने वाला कारीगर। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सालों की मशक्कत के बाद भी उसका बटुआ खाली का खाली। ये कहानी तो आज भी बहुत लोगों की लगती है। बिल्कुल, वो थका हुआ, निराश और फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तो उसने अपने दोस्त कोबी के साथ मिलकर एक फैसला किया। क्या? कि वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के पास जाएंगे और इसका राज पूछेंगे। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। हाँ, कि आखिर अरकाद ने उन्हें ऐसा क्या सिखाया। ये कहानी इसलिए इतनी दमदार है क्योंकि ये आज भी घर घर की कहानी लगती है। बानसीर की तरह आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं। सही बात है। जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी खासी कमाई भी करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में हाथ खाली। हाथ खाली। हाँ, उन्हें समझ ही नहीं आता कि पैसा जाता कहाँ है। बिल्कुल, वो आर्थिक रूप से आगे ही नहीं बढ़ पाते। और अरकाद के पास इसी समस्या का समाधान था। तो जब बानसीर और कोबी अरकाद के पास पहुंचे, उन्होंने कोई जादुई मंत्र नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने बस एक सीधा और खरा सवाल पूछा। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, अरकाद, आप इतने अमीर कैसे बन गए, जबकि हम आपसे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सिर्फ गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम एक ही शहर में रहते हैं, एक ही राजा के अधीन हैं, फिर ये फर्क क्यों? और अरकाद का जवाब किसी रहस्य से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल नियम से शुरू हुआ। क्या था वो पहला नियम? उनका पहला नियम था, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, मतलब ज्यादा कमाओ। नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब है सबसे पहले खुद को भुगतान करो। अरकाद ने समझाया कि आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कम से कम 10वां हिस्सा, यानी 10%। हाँ, 10%, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, उसे आपको रखना ही है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझन वाली है। मैं जो भी कमाता हूँ वो है तो मेरा ही है ना? क्या सच में? सोच कर देखिए। पैसा आते ही हम सबसे पहले किसे देते हैं? मकान मालिक को किराया, किराने वाले को बिल, फोन कंपनी, लोन की EMI। बिल्कुल, हम सबको भुगतान कर देते हैं, सिवाय एक इंसान के, हमारा भविष्य का मैं। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। अरकाद का कहना था कि वो 10% पैसा किसी खर्च के लिए है ही नहीं, वो आपका गुलाम है, उसे आपको अपने भविष्य के लिए काम पर लगाना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो आप असल में जिंदगी भर दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल लगता है। मतलब महीने के खर्चे ही इतने ज्यादा होते हैं कि 10% बचाना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, ज्यादातर लोगों की शिकायत यही होती है कि खर्चों के बाद बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हाँ। और आपका ये सवाल हमें सीधे अरकाद के दूसरे नियम पर ले आता है, जो पहले के बिना एकदम अधूरा है। और वो क्या है? ये तो आज की कड़वी सच्चाई है। तनख्वाह बढ़ती है तो लगता है अब थोड़ा बड़ा घर ले लें, नई गाड़ी खरीद लें, महंगे रेस्टोरेंट में जाएं। हमारी जरूरतों की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। बानसीर की भी तो यही दिक्कत थी, है ना? वो अच्छा कारीगर था, अच्छी कमाई करता था, लेकिन उसकी इच्छाएं उसकी कमाई से 4 कदम आगे चलती थीं। बिल्कुल। और किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जिसे हम जरूरी खर्च समझते हैं, उसे ध्यान से परखें तो पता चलेगा कि उनमें से ज्यादातर सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं। तो बजट बनाना मतलब कंजूस बनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट बनाने का मतलब है अपने पैसे को एक मकसद देना। जब आप अपने पैसे को नियंत्रित करते हैं तो आपका पैसा आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। ये आजादी की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। पहले 10% बचाओ,
फिर जो 90% बचे उसी में अपने सारे खर्चे और शौक पूरे करने की कोशिश करो। ठीक है, मान लिया मैंने 10% बचाना शुरू कर दिया और अपने खर्चों पर भी लगाम कस ली। अब मेरे पास हर महीने थोड़ी बचत जमा हो रही है। बहुत अच्छे। लेकिन ये पैसा तो बैंक में पड़े पड़े अपनी कीमत खो रहा है, खासकर आज की महंगाई को देखते हुए। सिर्फ बचाने से तो कोई अमीर नहीं बन जाता है ना। बहुत सही सवाल। और यहीं पर अरकात का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली नियम आता है। वो क्या है? अपने सोने को गुणा करो। मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। मतलब? निवेश करो। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है निवेश करो। आपका बचाया हुआ हर एक सिक्का आपका कर्मचारी है, उसे काम पर लगाओ ताकि वो और सिक्के कमा कर लाए। मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करे। ये तो सुना है, लेकिन ये होता कैसे है? ये होता है कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती के जादू से। अच्छा। अरकात ने समझाया कि न सिर्फ आपका पैसा आपके लिए काम करे, बल्कि उससे हुई कमाई भी आपके लिए काम करनी चाहिए। इसका कोई उदाहरण दे सकती है? बिल्कुल। सोचिए, अगर 25 साल का कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए किसी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में निवेश करे, ठीक है, और उसे औसतन 12% का रिटर्न मिले, तो 60 साल की उम्र में, मतलब 35 साल बाद, उसके पास कितने होंगे? 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे। 2.5 करोड़? हाँ, जबकि उसने अपनी जेब से कुल मिलाकर सिर्फ 21 लाख रुपए ही लगाए होंगे। तो बाकी के 2 करोड़ 30 लाख? वो पैसों से बना पैसा है। यही है अपने सोने को गुणा करना। ये आंकड़ा तो आंखें खोल देने वाला है। फिर तो हर कोई यही करना चाहेगा। लेकिन यहाँ एक डर भी तो है। कैसा डर? निवेश में खतरा होता है। मेरे एक दोस्त ने किसी के कहने पर एक शानदार शेयर में पैसा लगाया और अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठा। ये होता है। लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर सब कुछ खो देते हैं। बेबीलोन का ज्ञान इस बारे में क्या कहता है? ये डर बिल्कुल जायज है, और ये हमें चौथे नियम पे लाता है, जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है? अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जी, बेबीलोन का ज्ञान लालच के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी है। अरकात की सीधी सलाह थी, निवेश करने से पहले उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लो। मतलब रिसर्च करो। हाँ, और अपना पैसा किसी ऐसे काम में मत लगाओ जिसके बारे में तुम खुद अच्छी तरह नहीं जानते हो। और सबसे बड़ी बात, क्या? अपने मूलधन की सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दो। रातों रात दोगुना तिगुना करने का वादा करने वाली स्कीमें अक्सर धोखा होती हैं। तो मतलब ये जो आजकल क्रिप्टो और मीम स्टॉक्स का चलन है, जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करते हैं, अरकात की इस धीमी और बोरिंग सलाह को कोई क्यों मानेगा? क्योंकि अरकात दौलत बनाने की बात कर रहे थे, जुआ खेलने की नहीं। अच्छा। दौलत धीरे 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 और समझदारी से बनती है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान का कारण बनता है। ये बात तो सही है। मेरे एक जानने वाले ने बिना सोचे समझे अपने एक रिश्तेदार की शानदार प्रॉपर्टी स्कीम में सारा पैसा लगा दिया था। फिर क्या हुआ? आज वो प्रॉपर्टी भी विवादों में है और रिश्तेदारी भी। ये चौथे नियम को नजरअंदाज करने का ही नतीजा है। समझ गया। मतलब सुरक्षा पहले, रिटर्न बाद में। अब बड़े निवेश की बात हो ही रही है, तो घर के बारे में क्या? घर? हाँ, हर किसी का सपना होता है अपना घर हो। इसे तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। अरकात का 5वां नियम भी कुछ ऐसा ही है, अपने आवास को एक लाभदायक निवेश बनाओ। हाँ, लेकिन यहाँ पे अरकात की सलाह को आज के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। कैसे? अरकात का मतलब था कि आपका घर आपके ऊपर बोझ नहीं, बल्कि एक संपत्ति होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में जब हम अपनी कमाई से कई गुना बड़ा लोन लेकर 20-25 साल के लिए एक घर खरीदते हैं, तो क्या वो सच में एक लाभदायक निवेश है? ये तो सोचने वाली बात है। या वो एक ऐसी देनदारी है जो हमारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सालों तक खाती रहती है। हम तो उसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं ना? बिल्कुल। सोचिए, क्या वो घर आपको कोई आय दे रहा है, या सिर्फ आपसे EMI, मेंटेनेंस और टैक्स ले रहा है? ले ही रहा है। औकात की सलाह का आधुनिक अर्थ ये हो सकता है कि या तो ऐसा घर लें जो आपकी पहुंच में हो, या फिर उस पैसे को कहीं और निवेश करें जो तेजी से बढ़ सके और किराए के घर में रहे। मतलब मुद्दा ये है कि हर फैसले को लाभदायक निवेश की कसौटी पर तौलना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं। ठीक है, तो हमें अपने सभी बड़े फैसलों को एक निवेशक की नजर से देखना होगा। ये लंबी अवधि की सोच है, और इसी से जुड़ा है छठा नियम, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। इसका मतलब है अपने बुढ़ापे का इंतजाम करो, है ना? बिल्कुल। ये नियम कहता है कि उन दिनों के लिए अभी से योजना बनाओ
जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाएंगे। ये सीधे सीधे रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है। अच्छा, ऐसी संपत्ति में निवेश करें जो आपको भविष्य में एक नियमित आय दे सके, जैसे पेंशन प्लान, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स। ये आपके बुढ़ापे का आर्थिक सहारा है, ताकि आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। ये सारे नियम मिलकर तो एक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की तस्वीर बनाते हैं। जी, लेकिन मुझे अब भी एक बात खटक रही है। बताइए। अगर किसी की कमाई ही बहुत कम हो तो वो इन सब नियमों का पालन करके भी कितना ही बचा और निवेश कर पाएगा? 10% बचाने के बाद उसके पास जीने के लिए ही शायद कुछ ना बचे। आपने पूरी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी पकड़ ली है। अच्छा, और यही हमें अरकाद के 7वें और अंतिम नियम पर लाता है, जो इस पूरी मशीन का इंजन है। और वो क्या है? कमाने की अपनी क्षमता बढ़ाओ। हाँ। मतलब सिर्फ पैसा मैनेज करना काफी नहीं है, और पैसा कमाना भी जरूरी है। बिल्कुल। आप चाहे कितनी भी अच्छी बचत या निवेश कर लें, अगर आपकी आय नहीं बढ़ रही तो आपकी आर्थिक तरक्की की एक सीमा होगी। बेबीलोन का ज्ञान हमें सिखाता है, हमेशा सीखते रहो, अपने हुनर को बेहतर बनाओ और खुद को बाजार में और ज्यादा मूल्यवान बनाओ। बांसीर एक बेहतरीन रथ बनाने वाला था, लेकिन वो वहीं रुक गया था। सही कहा। अगर वो नए डिजाइन सीखता या कारीगरों की एक टीम को मैनेज करना सीखता तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती थी। मौके उन्हीं के पास आते हैं जो तैयार होते हैं। हाँ, और जब आपकी आय बढ़ेगी तो आप पहले 6 नियमों को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे। तो ये हैं वो 7 नियम। ये अलग अलग सलाह नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई एक पूरी प्रणाली है जी, एक सिस्टम। उस रथ बनाने वाले बांसीर की सोचिए, जो शुरू में थका हुआ, निराश और उलझन में था, लेकिन इन नियमों को सीखने के बाद उसके पास एक नक्शा था, एक रास्ता था। उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने दौलत के नियमों को सीखकर उन पर अमल किया था। और यही बात इस किताब को आज 8000 साल बाद भी प्रासंगिक बनाती है ना? बिल्कुल। ये नियम किसी खास समय, देश या अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। ये पैसे के मनोविज्ञान और गणित के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि धन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक प्रणाली है, एक सिस्टम। हाँ। ये सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अनुशासन के साथ एक व्यवस्था का पालन करने के बारे में है, जिसे कोई भी सीख सकता है। और इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि अरकाद जन्म से अमीर नहीं था। हाँ, ये जरूरी बात है। वो एक साधारण लेखक का बेटा था। उसने इस फॉर्मूले को एक अमीर आदमी से सीखा और फिर मेहनत और अनुशासन से उसे अपनी जिंदगी में लागू किया। इसका मतलब है कि ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और कोई भी इन्हें अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। ये ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है, बस इसे अपनाने की इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो श्रोताओं में हमें धन कमाने के ये 7 नियम बताए गए हैं, जो हजारों सालों से परखे हुए हैं। जी। लेकिन श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। आज की इस तेज तर्रार सोशल मीडिया और तनाव से भरी दुनिया में धन को न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से बनाए रखने के लिए 8वां अघोषित नियम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा।